स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि सेल के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, बेसिकली जैसे मैं आपको बता रहा था यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से 10 टाइम्स लार्जर होता है। कितना? 10 टाइम्स। यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपली बिकॉज दे हैव अ न्यूक्लियस। क्यों? उसके पास क्या है? न्यूक्लियस है। दैट्स व्हाई दे आर 10 टाइम्स लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसिकली आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, एक कवरिंग है आउटर मेम्ब्रेन, राइट, सबसे बाहर वाला जो सेल है उसका बाहर का जो लेयर परत है, राइट, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो है स्पेसिफिकली एक कवरिंग है किसकी? सेल की, विच विल गोइंग टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ द इंटरनल सेल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट। यानी कि सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको सेल के बाहर के कंटेंट से अलग करने का काम कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। उसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अलो करेगी, राइट, बाकी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करेगी। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल ले तो स्कूल का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बच्चों को आने देता है और बाकी लोगों को नहीं आने देगा, रोकेगा, इंक्वायरी करेगा, राइट। सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को अंदर आने का जो है काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मल एमा। क्या नाम है? प्लाज्मल एमा। इट इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड बाई लेयर से बनी है। बाई लिपिड लेयर है। लिपिड के दो लेयर है, एक आउटर की सरफेस पे है, एक इनर वाली सरफेस पे है। अगर मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर के ऊपर ले जाऊँ, सो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है। पहली बात तो ये प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल में भी प्रेजेंट होती है। स्पेसिफिकली अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं लिपिड के दो लेयर, राइट। ये लिपिड का पहला लेयर है और ये नीचे जो आप देख रहे हो दैट इज द सेकंड लेयर। तो क्या क्या है? लिपिड बाई लेयर से बनी हुई है, राइट। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं नीचे वाला फिगर, दैट इज द ओरिजिनल डायग्राम मेड टेकन फ्रॉम SEM, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और बात करें हम तो साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन। ये वो दो साइंटिस्ट है जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है वो दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि स्पेसिफिक जो आप यहाँ देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें लिपिड के दो लेयर प्रेजेंट हैं, राइट। जिसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है, राइट, अगर मैं एक स्पेसिफिक लिपिड की हम बात करें, राइट, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हाइड्रोफिलिक हेड। जो ऊपर है वो है हाइड्रोफिलिक हेड, ये वाला, राइट। और जो सेंटर में नीचे टेल आ रही है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब वो पानी से उसको डर लगता है। पानी से क्या लगता है? डर। तो वो अंदर की साइड पे है, राइट, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है? ये सराउंडिंग एरिया पे पानी प्रेजेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है जहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, राइट। तो नीचे भी देखो उल्टा लगा हुआ है, हेड नीचे की साइड पे है, टेल बीच में है, राइट। तो हाइड्रोफिलिक हेड बाहर और अंदर की साइड पे रहेंगे। अब दोनों लिपिड के टेल्स आमने सामने रहेंगे, देखो एकदम सामने सामने आ जाएंगे, राइट, क्योंकि वो क्या है? वाटर के स्पेसिफिकली वाटर को हेट करते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट सिंगर्स एंड निकोलसन, जिन्होंने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है, इट सेज दैट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के लेयर से बना हुआ विच इज सैंडविच बिटवीन टू डिफरेंट लिपिड लेयर्स। दो लिपिड लेयर के बीच में सैंडविच है। देखो यहाँ पर आप दिख रहे हैं कनेक्टिव प्रोटीन्स, राइट। ये लिपिड लेयर के बीच में है इसलिए इसको बोलते इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं, राइट। इसका कुछ पोर्शन बाहर की साइड पे भी होगा, राइट, जहाँ पर स्पेसिफिक ओलिगोसाइड की चेन जो है ओलिगोसेकेराइड वो भी प्रेजेंट होगी, पेरिफेरल प्रोटीन है वगैरह वगैरह। तो बेसिक इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, फिब्रस प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप वाले प्रोटीन्स एंड बहुत सारे सो ऑन, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो दो लेयर है
2 layers of lipid that is which is in quasi fluid state, फ्लूइड के स्टेट में है, एंड उसकी थिकनेस की बात करूँ तो दैट इज 75 एंगस्ट्रम थिक। ये जो आप लेयर देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कितना थिक है, 75 एंगस्ट्रम जितना थिक है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है। अगर मैं इसके फंक्शन के बारे में आपको बताऊं, राइट, तो इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखेगा, प्रोटेक्शन का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट अलाउज ओनली यूजफुल सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल, सेल के अंदर एंटर करने के लिए जो यूजफुल सब्सटेंस है सिर्फ उसी को अलो करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल को स्पेसिफिसिटी ये प्रोवाइड करती है, और स्पेसिफिक वे में अगर मैं बोलूँ तो इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, एक बाउंड्री है, राइट। सो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सो द मेम्ब्रेन एक्ट एज फिजिकल बैरियर बिटवीन द ऑर्गेनल्स ऑफ अ सेल एंड इट्स साइटोप्लाज्म एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, राइट। एक स्पेसिफिकली एक बैरियर है, राइट। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, एक है पहली जो टर्मिनोलॉजी है इम्परमिएबल, दैट मीन्स सब्सटेंसेस डू नॉट पास टू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की मतलब एग्जांपल आप ले लीजिए वॉल, जो दीवार होती है उसके आप आसपास में आर पार नहीं जा सकते ना, आपको क्या चाहिए, दरवाजा चाहिए। तो इम्परमिएबल मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको वो मेम्ब्रेन एंटर ही नहीं होने देगी, सब्सटेंस डू नॉट पास टू द मेम्ब्रेन, राइट, ऐसी मेम्ब्रेन है। सेकेंड है परमिएबल, यानी कि बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट। आपको पता है कि सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इन दोनों से बनता है। इन दोनों को जाने देगी, परमिएबल है कंप्लीटली मेम्ब्रेन, राइट। इट विल अलो टू पास सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट, दैट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब मेम्ब्रेन परमिएबल टू सोलवेंट बट प्रिवेंट्स सोल्यूट, सोल्यूट को रोक देगी, वहां पर सोल्यूट को क्या करेगी, रोक देगी, लेकिन किसको जाने देगी, सोलवेंट को पास होने देगी, राइट। और लास्ट इज दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि if membrane allows the passage of solvent and some selected solute, ऐसी मेम्ब्रेन जो सोलवेंट को या सोल्यूट को स्पेसिफिक टाइप को सिलेक्ट कर करके जाने देगी, हाँ दिस विल बी द इम्पोर्टेंट वन, इसको जाने दो, राइट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। अब ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं स्पेसिफिकली, राइट, जिस ट्रांसपोर्टेशन की नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो हियर सब्सटेंसेस में पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विथआउट और विद एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर भी जा सकते हैं, अंदर से बाहर भी आ सकते हैं, दो केस, या तो वो एनर्जी यूज करके जाए या बिना एनर्जी के जाए, राइट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें सब्सटेंस को पास होने के लिए, किसमें से, मेम्ब्रेन से पास होने के लिए एटीपी यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा है, उसमें सब्सटेंस को पास होने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो एक सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से हो जाएंगे। समझ में आया टर्मिनोलॉजी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी के साथ, एटीपी के साथ ट्रांसपोर्ट होना, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी यूज किए बिना ट्रांसपोर्ट हो जाना। उसके बाद आता है बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क वर्ड से क्या समझ में आता है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, एक दो नहीं बहुत ज्यादा, राइट। बल्क में जो जैसे सामान लेने जाते हैं मार्केट में, बल्क अमाउंट में बहुत सारी चीजें ले आए, ये आपने वर्ड सुना हुआ है, राइट। सो लार्ज अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दे आर ट्रांसपोर्टिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक साथ बहुत ही बड़ा जत्था एक जगह से दूसरी जगह मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज बल्क ट्रांसपोर्ट, राइट। Now the process of bringing the bulk of material from outside by formation of endosomes, एंडोजोम का फॉर्मेशन होगा और इस एंडोजोम के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, राइट। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है, एंडोसाइटोसिस और स्टूडेंट्स इससे पहले बेसिक एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स जो एक वैक्यूल के फॉर्म में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है मॉलिक्यूल सेल के अंदर है वो बाहर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एंडो मतलब अंदर आना,
और एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना, राइट। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, राइट। अब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल आए हैं, राइट। जब ये नज़दीक आ जाएंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिकली वहाँ पर इस टाइप का कॉर्नर टाइप पोर्शन, एक वे बनेगा, राइट। देखो ये इस तरीके से बना, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और देखते ही देखते कुछ टाइम में ये कुछ इस तरीके से एक वैक्यूल टाइप फॉर्मेशन में आ जाएगा, राइट। अब मैं मॉलिक्यूल कहाँ पर है, यहाँ अंदर आ गया, और लास्ट स्टेप में ये पूरा अंदर, क्लियर है। तो ये क्या है, एंडोस्मोसिस। और स्पेसिफिक अगर इसका उल्टा कर दो, एंडोसाइटोसिस या एंडोस्मोसिस, एक्सो कर दो मतलब बाहर जाएगा। ये अभी आपने इस डायरेक्शन में देखा कि ऊपर से नीचे की साइड, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं नीचे से ऊपर तो ये हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस, राइट। क्लियर है। चलिए देखो यहाँ एक्टिव से, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डायग्राम देखोगे, राइट, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करनी, एनर्जी की हेल्प लेकर, राइट। टर्मिनोलॉजी है, एक है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब होता है जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो। यूनिपोर्ट में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होना। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सब्सटेंस है एस, राइट, ये एस सब्सटेंस जो है बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, राइट। यूनिपोर्ट, यूनि मतलब सिंगल, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है सिम्पोर्ट, जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल S1 और S2, राइट, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में या तो अंदर जाएंगे या बाहर आ जाएंगे, लेकिन दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट। एंड द थर्ड वन इज एंटीपोर्ट। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी कि एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो उसी के सामने दूसरा मॉलिक्यूल सेम टाइमिंग में बाहर जाएगा, दैट इज एंटीपोर्ट। यानी कि सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट दोनों को ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। यूनिपोर्ट में सिंगल मॉलिक्यूल अंदर आता है या फिर बाहर जाता है। सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल होते हैं एक साथ, या तो अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। और एंटीपोर्ट में एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा तो एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। क्लियर है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दो अलग अलग चीजें होता है, दो अलग अलग टाइप है, स्पेसिफिक प्रोसेस है। एक है डिफ्यूजन और दूसरी है ऑस्मोसिस। कौन सी दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो उसमें दो तरीके का डिफ्यूजन है, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन। मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिफ्यूजन की। कितने टाइप है, दो, पहला वाला सिंपल और दूसरा वाला फैसिलिटेड। क्लियर है। तो डिफ्यूजन होता क्या है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। कीप इन माइंड, इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर वन, हायर टू लोअर। यहां पे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी गैस ऑल्सो, राइट। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। और ये कब तक होता है, टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली, जब तक इक्वली नहीं हो जाता, राइट। देखिए डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ पर नीचे, राइट, मूवमेंट हो रही है, ये हाई वाला पोर्शन है, राइट, हाई वाले पोर्शन से कहाँ की ओर जा रही है, लो जो है वहां पर। कब तक जाएगी, जब तक इक्वल नहीं हो जाता। क्या नहीं होता, ये भी डिफ्यूजन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हैं, CO2 और O2 की मूवमेंट जो हमारी मेम्ब्रेन में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट। क्लियर है, ये था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंस क्या है, अब क्यों डिफ्यूजन क्यों करना चाहिए, तो इट हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में सारे मॉलिक्यूल को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। देखो यहाँ वाला ग्लास में आप देखोगे एक ड्रॉप ऑफ कलर है, कलर की एक सिंगल ड्रॉप डाली है पानी में और वो धीरे धीरे कैसे फैल रही है पानी में, राइट, वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। क्लियर है। ऑस्मोसिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस जो है एक ऐसा टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें सोलवेंट जो है उसी को मूवमेंट करने की परमिशन होती है। अभी इसके बाद में आपको बताऊंगा ऑस्मोसिस के बारे में। नाउ डिफ्यूजन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो मैंने अभी ये रेस्पिरेटरी गैस में आपको एग्जांपल दिया, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर जो CO2 सब्सटेंस है वो तो आपको पता चल गया डिफ्यूजन से मूव इन एंड आउट होता है, लेकिन जो वाटर है वो ऑस्मोसिस से होता है। ये भी एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, राइट। उसके अलावा अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो एक है ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन इज डिफ्यूजन प्रोसेस। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, राइट? वाटर लॉस करना, स्पेसिफिकली ये प्लांट करते हैं, लीव्स से करते हैं, राइट? वाटर लॉस करना मतलब ट्रांसपिरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने ये भी देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स की महक जो है ना, खुशबू, एरोमा, ऐसे ही पूरी तरह एनवायरमेंट में घुल मिल जाती है, राइट? दैट इज डिफ्यूजन। एयर फ्रेशनर जो आते हैं मार्केट में, तो फ्लावर्स की जो एरोमा है उसको भी डिफ्यूजन की हेल्प लेके जो स्प्रेड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अट्रैक्ट करता है, ये फ्लावर की खुशबू जो है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, राइट? क्लियर है? तो ये था इंपॉर्टेंस किसका, डिफ्यूजन का। अब बारी आती है ऑस्मोसिस की, राइट? तो अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं, सो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सोलवेंट। किसका? वाटर का डिफ्यूजन होता है या फिर सोलवेंट का। हम स्पेसिफिक डिफ्यूजन नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन किससे बन रहा था? सोल्यूट प्लस सोलवेंट से बन रहा था, राइट? यहाँ सोलवेंट जो है पास हो रहा है, जिसमें वाटर है, वाटर दैट इज यूनिवर्सल सोलवेंट, राइट? तो ये किससे क्रॉस कर रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, लेकिन कहाँ से? देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, राइट? सो मूवमेंट ऑफ water molecule or solvent molecule from their higher concentration to their lower concentration through a semi permeable membrane। दिमाग में रखना है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट मतलब डिफ्यूजन, लेकिन ये मूवमेंट अगर सिर्फ सॉल्वेंट की हो रही हो और बीच में ये मेम्ब्रेन हो, कौन सी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो ऑस्मोसिस हो गया। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका भी एक फंक्शन सेम है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है। तो ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस हो गया, राइट? डिफ्यूजन का एक अलग ही टाइप। चलिए अब बारी आती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस की। एग्जाम में 3 मार्क्स में भी ये पूछे जाते हैं और कभी कभार 4 या 5 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफरेंस में अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 डिफ्यूजन का, इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कहाँ हो सकता है? सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, राइट? जबकि ऑस्मोसिस जो है कहाँ होता है? सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है। क्वेश्चन, सॉलिड में सर डिफ्यूजन कैसे होता है? सिंपल वे में अगर मैं आपको आंसर दूं तो चौक, व्हाइट बोर्ड और चौक। चौक से अगर आप लिख रहे हो ना बोर्ड पे, थोड़े टाइम लिखते जाओ लिखते जाओ, कुछ टाइम के बाद वहां पर वो छप जाता है और धीरे धीरे वो एब्जॉर्प्शन में भी जाता है, डिफ्यूज हो रहा है, राइट? तो ये सॉलिड सॉलिड के बीच में है क्योंकि आपका चॉकस्टिक जो है दैट इज ऑल्सो सॉलिड एंड द बोर्ड इज ऑल्सो सॉलिड। सो ये इम्बिबेशन है, इसको क्या कहते हैं? इम्बिबिशन, सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन, राइट? अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। डिफ्यूजन में इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती है। जबकि यहाँ ऑस्मोसिस में क्या था? इट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? डिफ्यूजन, थर्ड पॉइंट, इट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। दोनों कंसंट्रेशन जो दो अलग अलग सब्सटेंस सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वलाइज, इक्वल कर देता है। जबकि ऑस्मोसिस में इट डज नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। कोई बैलेंस नहीं बनाता है, जस्ट क्या करना है? उसको मूवमेंट करना है किसका? सॉल्वेंट का। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट डिफ्यूजन में क्या कह रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जितने भी सब्सटेंस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके में इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ ऑस्मोसिस जो है दैट इज ओनली सोलवेंट अंडरगोज डिफ्यूज, सिर्फ सोलवेंट ही जा सकता है, जबकि डिफ्यूजन में सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों जा रहे थे, राइट? लास्ट पॉइंट की बात करें तो डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। अगर बाकी के दूसरे सब्सटेंस वहाँ प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा, वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं कर रहे हैं। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होगा? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल किस टाइप का है, किस तरीके से डिफ्यूज होगा, किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें ऑस्मोसिस की जो रेट है उसको क्या करेगी? इन्फ्लुएंस करेगी, मतलब बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है। क्लियर है एवरीवन? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के अंदर 3 अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, राइट? Osmotic solutions are those solutions which can cause
ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस करने वाले जो सॉल्यूशन है उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस कहते हैं। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सी, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तीनों के बारे में तो एक चीज आपको बता दूं कि हाइपो, आइसो और हाइपर का मतलब, हाइपो मतलब कम, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। आइसो मतलब बैलेंस, इक्वल, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। समझ में आया? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक की। इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? आइसोटोनिक, the solution which has an osmotic concentration similar to another one. That means when the concentration of the solution outside the cell, सेल के बाहर का जो concentration है वो सेल के अंदर के concentration के मुकाबले इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अब बारी आती है हाइपोटोनिक की। हाइपो मतलब कम, राइट? When the concentration of the solution outside the cell is lesser than the cytoplasm, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन कम हो गया अंदर के मुकाबले तो उसको कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में उल्टा हो जाएगा, सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो अगर ज्यादा है साइटोप्लाज्म के मुकाबले, सेल के अंदर के मुकाबले, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। When the concentration of the solution outside the cell is higher, right, is higher या more than inside the cell, then we termed as hypertonic solution। क्लियर है तीनों में? सेल के अंदर का और बाहर का इक्वल कंसंट्रेशन तो आइसोटोनिक, सेल के बाहर का कम और अंदर का ज्यादा तो हाइपो, और अगर सेल के अंदर का ज्यादा और बाहर का ज्यादा और अंदर का कम तो हाइपरटोनिक। कोई डाउट नहीं है ना? ये तीनों सॉल्यूशन हाइपो, हाइपर, आइसो और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिफ्यूजन यानी कि सिंपल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, राइट, और उसका रेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, राइट, और ये मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की होती है। ऑस्मोसिस में भी सेम था लेकिन वहां पर सोलवेंट मूव करता था, सोल्यूट नहीं, राइट, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन to their lower concentration with the help of a semi permeable membrane। वहां पर एक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही थी। फिर आते हैं इसमें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया है सेल के अंदर बाहर दोनों का कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो आइसोटोनिक कहते हैं, राइट। लेकिन अगर सेल के बाहर का कंसेंट्रेशन कम हो जाए, राइट, ऑस्मोटिक, राइट, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लोअर, अगर वो कम हो गया तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। लेकिन अगर सेल के बाहर का कंसंट्रेशन हाई हो गया तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? यहाँ पर आप एग्जांपल जो है ना ग्रेप्स का ले सकते हैं, वो सूखी आती है ना, किशमिश हम बोलते हैं, राइट, पानी में रख दो तो फूल जाती है क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन क्या है? हायर है, तो वो अंदर मूव कर लेगा। क्लियर है? तो वो फूल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के मेजर दो टाइप है, एक है एंडोस्मोसिस और दूसरा है एक्सोस्मोसिस। पहले आप ये वर्ड के बारे में समझ चुके हैं, एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। तो एंडो ऑस्मोसिस का मतलब होता है ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल और सिस्टम, सेल के अंदर मूवमेंट होना, राइट, वाटर की, दैट इज एंडोस्मोसिस। एक्सो उल्टा हो गया, ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर मतलब सेल के बाहर वाटर निकल जाना, यानी कि लॉस ऑफ वाटर, दैट इज एक्सोस्मोसिस, एंड गेन ऑफ वाटर, दैट इज एंडोस्मोसिस। क्लियर है? When we place the cell in higher concentration, the water comes out of the cell, that is exosmosis। क्लियर? क्योंकि सेल का कंसंट्रेशन अंदर का क्या है? हाई है। सेकंड टर्म, अगर हम सेकंड की बात करें, when we place the cell in lower concentration, the water enter into the cell। कंसंट्रेशन कम है तो वाटर अंदर चले जाएगा, राइट, मूवमेंट हो रही है, राइट। क्लियर है? सभी डिपेंड करेगा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और वो तीन टर्मिनोलॉजी आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक के ऊपर, राइट। यहाँ डायग्राम भी रखा हुआ है, मॉलिक्यूल के हिसाब से बनाया हुआ, राइट। यहाँ पर आपने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किशमिश का, यानी कि ग्रेप्स का, सूखी ग्रेप्स जो है उसका आप ले सकते हैं। क्लियर? ये टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस अंदर जाना, एक्सोस्मोसिस पानी का बाहर आना, वाटर, राइट। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। यहाँ तक हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, ये सारे टॉपिक्स किसके अंदर आ गया? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नाउ इट्स टर्न फॉर सेल वॉल। आप सबको पता है सेल वॉल क्या होती है, राइट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेल वॉल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है।
एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। सो प्लांट सेल के अलावा कुछ फंजाई हो गई, कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो गई, उसके पास भी होती है, लेकिन स्ट्रिक्टली एनिमल के पास नहीं होती है। सो इट इज अ रिजिड आउटर लेयर दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट की मेम्ब्रेन सेल्यूलोज से बनती है, फंगस की मेम्ब्रेन सेल्यूलोज से बनती है, जबकि सॉरी फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनती है। साथ साथ सेल्यूलोज भी उसमें प्रेजेंट होता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or a contraction of cellular contents away from the cell wall. Cell wall से दूर होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? वाटर लॉस है, राइट। जब एक लिविंग सेल अपना पानी जो अंदर वाटर है साइटोप्लाज्म में, उसको ऑस्मोसिस की प्रोसेस से लूज करता है, तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन सिकुड़ जाती है, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पर बाकायदा रहती है। ये मान के चलिए कि एक प्लांट सेल है। चलिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है? प्लांट सेल है। इसके अंदर क्या भरा है? साइटोप्लाज्म, यानी कि लिक्विड फ्लूइड भरा है, राइट। अब ये सेल मेम्ब्रेन बना दी मैंने, चलिए, राइट। अब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, लॉस ऑफ वाटर। जब ये पानी बाहर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन जो है ना धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगी और कुछ इस तरीके से बन जाएगी, लेकिन सेल वॉल जो है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर, जो प्रोटेक्शन का काम करता है। क्लियर है? इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। फंक्शन की बात करूं सेल वॉल की, सो इट्स फंक्शन इज टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या करता है वो? सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने का फंक्शन करता है। उसके अलावा सेल वॉल परमिट्स द सेल्स टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग। बहुत सारा एनवायरनमेंट बाहर चेंज होता रहता है, तो उसके सामने स्टिक करने के लिए, रहने के लिए, अड़िखम रहने के लिए हेल्प कौन करता है? सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, राइट, अगेंस्ट द ग्रेविटी। इट इज ड्यू टू द रिजिड सेल वॉल दैट द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट आर एबल टू कीप इरेक्ट। इरेक्ट रहते हैं, खड़े एकदम, राइट। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है कुछ चीजों का, जैसे कि लिग्निन हो गया, राइट, सुबेरिन हो गया, लिपिड मॉलिक्यूल से क्यूटीन हो गया, राइट, दे में प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी थिकनेस के टाइम पे प्रेजेंट होता है, राइट। सीमेंटिंग लेयर एक होता है जिसको हम मिडल लेमेला कहते हैं, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, राइट। सीमेंटिंग लेयर दैट इज कॉल्ड मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। दो सेल, ये है सेल नंबर 1 और ये है सेल नंबर 2। दोनों सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है? मिडल लेमेला। जब प्लांट का सेल डिवीजन होता है ना बच्चों, अंदर से होता है, गोल की बॉडी करता है, राइट। जैसे यहाँ पर देखो, गोल की बॉडी यहाँ पर सेंटर पे इस तरीके से अरेंज हो जाएगी और फिर सेल को बीच में से तोड़ देगी। तो ये बीच में से टूटेगा तो यहाँ पर जो है ना ये होल लाइक स्ट्रक्चर ना हो जाए, साइटोप्लाज्म का मटेरियल बाहर ना जाए, इसलिए जो गोल की बॉडी है वो अपने आप को एक लेयर में कन्वर्ट कर लेती है, जिसको हम कहते हैं मिडल लेमेला, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल वॉल जो होती है, इट पोजेसेस स्मॉल पोर्स थ्रू विच एडजेसेंट सेल्स रिमेन कनेक्टेड, राइट। दो आसपास के सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो उसके पास क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके हेल्प लेकर एक सेल अपना मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो है वो परमिएबल नहीं है, वो दैट इज इनपरमिएबल, राइट। तो उसमें क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मोडेस्माटा। देखो यहाँ पर डायग्राम आपको दिखेगा, सी प्लाज्मोडेस्माटा है, छोटा सा पोर लाइक, जिसमें एक सेल से दूसरे सेल में क्या जाता है? मटेरियल जा रहा है, राइट। बहुत सारे हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये क्या है? सेल वॉल। क्लियर? नाउ जैसे मैं आपको रोल के बारे में इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, तो इसका इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। शेप प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, पैथोजन के अगेंस्ट, मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, धूप बढ़ जाना, रेन तेज हो जाना, बारिश होना तेज, राइट। तो इसके सामने भी, क्लाइमेटिक कंडीशन के सामने भी सेल वॉल जो है एक सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। सारे डायग्राम यहाँ रखें, दिस इज द ओरिजिनल वन, दैट मीन्स माइक्रोस्कोप से लिया गया डायग्राम है, फोटो। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। ये डिफरेंस की जो है मेजरली पूछा जाता है 2-3 मार्क्स के बीच में। तो डिफरेंस की बात करें तो पहला पॉइंट आ रहा है कि सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, इट अकर्स इन प्लांट सेल्स, व्हाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ प्लांट हो या एनिमल सेल हो, दोनों में प्रेजेंट है, राइट। सेल वॉल की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट, इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल की बाहर की आउटसाइड वाली परत है, राइट। जैसे कि मान के चलिए ये है सेल मेम्ब्रेन,
तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का जो लेयर है दैट इज द सेल वॉल, राइट। सो इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर साइड पे, अंदर की साइड पे है, राइट, लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल की आउटसाइड होगी क्योंकि उसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, राइट। लेकिन प्लांट के पास तो सेल वॉल है, तो वहां सेकेंडरी लेयर पे आई। सेल वॉल रिजिड होती है, ठीक होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है थिन और फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि वो परमिएबल है। सेल वॉल इज नॉट परमिएबल, राइट। सेल वॉल जो है वो परमिएबल नहीं होती, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, राइट। यहाँ करेक्शन है, सेल वॉल जो है वो परमिएबल नहीं होती है, इट्स नॉट परमिएबल। क्या है? इट्स नॉट परमिएबल। सेल वॉल किससे बनती है? इट्स फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इन लिपिड मॉलिक्यूल से बनती, सेल्यूलोज हो गए, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन से बनती है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विथ स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या? स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी आपने पढ़ा, जिसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं तो सेल वॉल इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, प्रोटेक्शन देती है, स्ट्रेंथ देती है सेल को। व्हाइल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होल्ड द सेल्यूलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ पैसेज मटेरियल। क्या करेगी? वो होल्ड करेगी सेल्यूलर कंटेंट का, अंदर जो है उसको रखेगी पकड़ के, और जो भी मटेरियल है उसको पास करने में भी वो हेल्प करती है। क्लियर है आपको डिफरेंस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आपको 2-3 डिफरेंस तो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे, राइट। तो हमने आज यहाँ पर क्या पढ़ा? मेजरली सेल वॉल के बारे में पढ़ा और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, राइट, उसके बारे में पढ़ा। और अलग अलग 5 सॉल्यूशन पढ़े, जिसमें ऑस्मोसिस पढ़ा हमने, डिफ्यूजन पढ़ा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी पढ़ा। क्लियर है ये सारी चीजें? तो आज की वीडियो में इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।